Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you laboratory diagnosis of fungal infection. So first of all, I would like to discuss with you what is a fungal infection. ठीक है, तो fungal infection जनरली बहुत सारे फंगस 1 लाख तरह के 1 लाख टाइप ऑफ फंगल स्पीसीज पाए जाते हैं, बट इन फंगल स्पीसीज में भी कुछ ही फंगल स्पीसीज दे आर एबल टू कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन बींग्स. ओके, एंड जो भी ये डिजीजेस ह्यूमन बींग्स में कॉज करते हैं उनकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं, किन तरीकों को यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे. ठीक है, सो बेसिकली जो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, जो डायग्नोस्टिक मेथड है, इनको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि फंगल इन्फेक्शन बेसिकली अगर हम देखें कि इनको कितने तरीकों में डिवाइड किया जा सकता है. ठीक है, सारे के सारे फंगल इन्फेक्शन एक जैसे नहीं होते हैं. और फंगल इन्फेक्शन को अगर हम साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में कहें तो फंगल इन्फेक्शन को हम कहते हैं माइकोसिस. ठीक है, तो ये माइकोसिस को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं. ठीक है, तो अगर हम देखें तो मेनी फंगल इन्फेक्शंस ऑफ द स्किन इन्वॉल्व फंगाई दैट आर फाउंड इन द नॉर्मल स्किन माइक्रोबायोटा, यानी कि जो नॉर्मल स्किन की माइक्रोबायोटा है उसका ही ये हिस्सा होती है. बहुत सारे फंगल स्पीसीज जो कि हमारे अंदर बीमारी भी करते हैं लेकिन वो हमारे शरीर का ही हिस्सा होते हैं. ठीक है, एंड अगर इनमें से ही कोई फंगल स्पीसीज, इनकी कोई बहुत सारी स्पीसीज होती है एक ही फंगस की, इनमें से कोई एक अगर किसी तरह की बीमारी कॉज करती है तो हम कहेंगे ये बीमारी को हम कहते हैं फंगल माइकोसिस. फाइन, या फिर माइकोसिस कहते हैं. नाउ सम ऑफ दीज फंगाई कैन कॉज इन्फेक्शन व्हेन दे गेन एंट्री थ्रू अ वुंड. अगर आपके शरीर पे कहीं चोट लग जाए, कहीं घाव लग जाए, तो वो हमारे शरीर के अंदर एंट्री पा जाते हैं और फिर वहां पे वो हमें डिजीज कॉज करते हैं. जनरली जो स्किन है वो हमारी जो बॉडी की जो सबसे फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर है वो स्किन है. तो स्किन जो है किसी भी चीज को अंदर जाने नहीं देती. तो जब कहीं पे हमें वुंड हो जाए, कोई कट लग जाए, तो देयर इज अ चांस ऑफ एंटरिंग द पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स. It may be bacteria, it may be a fungus. Fine. Now, others mainly cause opportunistic infection in immunocompromised patients. Generally fungus जो है किसी वुंड के थ्रू अंदर जाएगा आपकी बॉडी में, या अगर कोई पर्सन इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज मतलब वीक इम्यूनिटी. अगर किसी भी पर्सन की वीक इम्यूनिटी है, लाइक अगर वो HIV का पेशेंट है, या उसका खान पान अच्छा नहीं है, या वो किसी क्रॉनिक डिजीज से ग्रस्त है, ठीक है, या लंबी बीमारी से ग्रस्त है, उसकी किडनी काम ठीक से नहीं कर रही है, उसके लंग्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो दीज पीपल आर नोन एज इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पीपल. लाइक प्रेग्नेंट लेडीज हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं जिनकी इम्यूनिटी अभी ठीक से डेवलप नहीं हो पाई है, सो दोज पीपल आर कॉल्ड इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट या पीपल. Now, other fungal pathogens primarily cause infection in usually moist environment that promote fungal growth. तो फंगस जो है उसकी ग्रोथ जनरली कहाँ होती है? मॉइस्ट. जहाँ पे भी मॉइस्चर ज्यादा होती है वहाँ पे फंगस ज्यादा जल्दी ग्रो करता है. तो बॉडी की उन एरियाज में जहाँ की मॉइस्चर ज्यादा रिटेन होता है तो उन बॉडी के एरियाज में भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस और ज्यादा रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्वेटी शूज, जो शूज में बहुत सारा पसीना आता है उसकी वजह से पैरों में फंगल इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं. कम्युनल शावर्स एंड लॉकर रूम्स प्रोवाइड एक्सीलेंट ब्रीडिंग ग्राउंड्स दैट प्रमोट द ग्रोथ एंड ट्रांसमिशन ऑफ फंगल इन्फेक्शन. तो जो कम्युनिटी आप शावर्स लेते हैं, जहाँ पे स्विमिंग पूल्स होते हैं, वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन एक दूसरे से ट्रांसमिट होते हैं. वहां पे एक चांस बनता है कि फंगल इन्फेक्शन हो सकता है ह्यूमन बींग्स को भी. ऐसे ह्यूमन बींग्स में फंगल पैथोजेंस बहुत कम है. ज्यादातर फंगल डिजीजेस प्लांट्स के लिए ही रहती हैं. ठीक है, नाउ अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ डीप पेनिट्रेशन, जो फंगल इन्फेक्शन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, इसके बेसिस पे अगर हम फंगल डिजीजेस को क्लासिफाई करें तो हम 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं. Fungal infections, also called mycosis, can be divided into classes based on their invasiveness. मतलब कितना डीप रूटेड है हमारी बॉडी के अंदर. इन्वेसिवनेस का मतलब ये होता है कि कितने डीप हमारी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट किए हुए हैं. माइकोसिस दैट कॉज सुपरफिशियल इन्फेक्शन, जो फंगल इन्फेक्शन बॉडी के सुपरफिशियल में ऊपरी सतह पे रहता है, सुपरफिशियल रहता है, जैसे कि एपिडर्मिस,
हेयर या नेल्स में, उनको हम कहते हैं क्यूटेनियस माइकोसिस। ठीक है, ये डिपेंड करता है जो स्किन की, अगर हम जब हम स्किन को ऑब्जर्व करेंगे तो जो ऊपर की लेयर है उसको हम क्यूटेनियस माइकोसिस कहते हैं। अगर इन्फेक्शन, जो फंगल इन्फेक्शन है वो एपिडर्मिस से भी अंदर है, ठीक है, एपिडर्मिस जो स्किन की सबसे ऊपरी सरफेस है एपिडर्मिस, उससे भी अंदर है। जैसे कि अगर हम आगे यहाँ पे देखें कि ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एपिडर्मिस है, ठीक है, ये एपिडर्मिस है। अगर यहाँ पे है इन्फेक्शन तो हम इसको कहेंगे क्यूटेनियस माइकोसिस, फाइन। लेकिन अगर इस लेयर को भी क्रॉस करते हुए फंगल इन्फेक्शन डर्मिस को क्रॉस करते हुए हाइपोडर्मिस या यहाँ पे आ गया है ये, ठीक है, तो इस तरह के यहाँ पे अगर इन्फेक्शन पहुंच गया है तो हम कहेंगे ये सब क्यूटेनियस माइकोसिस है। ठीक है, एक लेवल और अंदर चला गया है इन्फेक्शन तो हम इसको कहेंगे कि ये सब क्यूटेनियस माइकोसिस है। वहीं पे अगर फंगल इन्फेक्शन हमारे ब्लड में आ गया है, ठीक है, और जैसे कि लंग्स के अंदर आ गया है या बॉडी के किसी और वाइटल ऑर्गन के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो हम फिर कहते हैं कि ये इन्फेक्शन को हम कहते हैं सिस्टेमिक माइकोसिस, फाइन। नाउ अब थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि इन जो फंगल है इन्फेक्शन है इनकी डायग्नोसिस क्यों जरूरी है और किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सबको पहले ही पता है कि अर्ली डायग्नोसिस ऑफ फंगल इन्फेक्शन क्या, किसी भी इन्फेक्शन से अर्ली डायग्नोसिस उसके प्रिवेंशन में और उसके क्योर में बहुत ज्यादा एक अहम रोल प्ले करता है। ठीक है, सो द सिवियरली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट पॉपुलेशन इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग। तो आपको पता है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग सिवियरली इल है, जैसे HIV केसेस बढ़ रहे हैं और TB के केसेस बढ़ रहे हैं, तो और गंदगी भी बढ़ रही है, तो इससे बहुत सारे लोगों में एक कहते हैं इम्यूनिटी की कमी आ गई है, जिसकी की वजह से फंगल इन्फेक्शन और ज्यादा प्रोन हो गए हैं पहले के कंपैरिजन में। तो इस वजह से फंगल इन्फेक्शन को भी बहुत ज्यादा, पहले फंगल इन्फेक्शन इतने कॉमन नहीं हुआ करते थे, बट नाउ डेज फंगल इन्फेक्शंस आर ऑल्सो वेरी कॉमन, फाइन। सो इस वजह से फंगल इन्फेक्शन के अर्ली डायग्नोसिस और या डिटेक्शन को भी हम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सी बीमारी, कई बार उसका ओरिजिन जो है वो फंगल इन्फेक्शन ही रहता है। ठीक है, सो द ग्रोथ इन द नंबर एंड डाइवर्सिटी ऑफ फंजाई दैट क्लिनिकल माइकोलॉजिस्ट मस्ट आइडेंटिफाई हैज बीन ग्रोइंग एवर सिंस। इट हैज forced investigators to develop and apply new methods for fungal identification and go beyond classical phenotypic methods. Currently, there is an increased emphasis on the use of more specific tests such as molecular diagnostics and antigen for the diagnosis of fungal infection. तो हम देखते हैं तो बेसिकली 5 मेथड्स हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है फंगल डायग्नोस्टिक्स या आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, सो कॉमन अप्रोचेस फॉर द लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ फंगल इन्फेक्शंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप्स, दैट इज डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि हम कोई भी सैंपल लेंगे या स्पेसिमेन लेंगे और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे स्टेन करके या किसी और तरीके से देखेंगे और उनके मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, फंगस की जो मॉर्फोलॉजी है, हमने अगर एक पूरी बुकलेट तैयार की हुई है कि फंगस कितने तरह के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, तो उससे हम मैच करके देख सकते हैं और बता सकते हैं कि इस तरह का इसका मॉर्फोलॉजी है, इस तरह का ये बायोकेमिकल टेस्ट दे रहा है, तो इस वजह से ये फंगस है। तो ये डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, और दूसरा मेथड है कल्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हम ऑर्गेनिज्म को या फंगस को किसी मीडिया के ऊपर, जो उसका फेवरेट मीडिया है, जैसे कि पोटैटो डेक्सट्रोज अगार है, इस तरह की मीडिया पे हम फंगस को ग्रो करा के देख सकते हैं। तीसरा मेथड है एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट। हम जैसे कोई भी पैथोजन होता है जब हमारी बॉडी में जाता है तो अपने कुछ जो है कुछ प्रोटीन्स, कुछ बायोमोलिक्यूल्स अपने बनाता है, अपने आप को ग्रो करता है, अपने आप को डिवाइड करता है। ठीक है, तो उस एंटीजन के अगेंस्ट में हमारी बॉडी में एंटीबॉडी भी बनती है, तो हम एंटीजन को डिटेक्ट कर सकते हैं स्पेसिफिक एंटीबॉडी से। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ केयर डिवाइसेस यानी कि जैसे कि किट बेस्ड डिटेक्शन में या अलाइजा बेस्ड डिटेक्शन में हम एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है,
चौथा मेथड है सीरोलॉजिकल टेस्ट। जब भी हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती है। इन एंटीबॉडीज का अमाउंट और साथ ही साथ इनका प्रेजेंस होना या न होना, दोनों ही चीजों को डिटेक्ट करके हम फंगल इन्फेक्शन का पता लगा सकते हैं। और पांचवा तरीका है मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक, जिसमें कि हम पीसीआर और अदर डीएनए और आरएनए टूल्स को यूज करते हैं किसी भी फंगल इन्फेक्शन को पता लगाने के लिए। तो इन्हीं पांचों तरीकों को हम डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इनमें कैसे कैसे क्या हम करते हैं। नाउ तो जो पहला मेथड है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा क्लिनिकल स्पेसिमेन है, जैसे कि स्पूटम हो सकता है, बायोप्सी हो सकती है, सीएसएफ हो सकता है और स्किन की स्क्रैपिंग्स भी हो सकती है, ठीक है, उनको हम लेंगे, ठीक है, और इन सैंपल्स को हम प्रोसेस करेंगे सो दैट वी कैन हैव दीज सैंपल्स। जैसे प्रोसेस करने का मतलब है कि इनको स्टेन करेंगे, इनमें कोई केमिकल ऐड करेंगे सो दैट वी कैन हैव दीज सैंपल ऑन टू अवर स्लाइड। हम स्लाइड के ऊपर इस सैंपल के स्लाइड बना लेंगे, स्लाइड के नीचे रख के फिर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे कि इस फंगस की हाइपी कैसे दिख रही है, इसमें हाइपी है भी कि नहीं है, और क्या स्पोर्स है, किस तरह के स्पोर्स है, किस तरह का स्टेन इससे लिया। इस तरीके से देख करके हम पता कर सकते हैं कि कौन सी फंगल स्पीसीज है ये और ये किसका इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। सो डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ फंगल पैथोजेंस व्हेन स्टेन्ड बाय वेरियस डाइज, जैसे कि एसेक्सुअल स्पोर्स, हाइफी, हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज, ठीक है। तो जो ट्रेडिशनल मेथड है फंगल आइडेंटिफिकेशन का, वो हम क्या यूज करते हैं, 20% KOH, ठीक है, 20% KOH की यूज करते हैं क्योंकि जो भी हमारा सैंपल है, लाइक सपोज कि वी हैव स्पूटम सैंपल, ठीक है, या कोई स्किन की स्क्रैपिंग है, तो जब हम स्किन की स्क्रैपिंग को 20% KOH के साथ डिसॉल्व करते हैं तो जो स्किन की सेल्स हैं वो सेल्स डिसॉल्व हो जाती है, पर जो फंगस की सेल होती है, क्योंकि उसकी जो सेल वॉल है, जो फंगस है उसकी जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी रहती है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो काइटिन से बनी रहती है और वो KOH में डिसॉल्व नहीं होती, वो KOH के लिए रेजिस्टेंस होती है। तो जब हम KOH 20% KOH के साथ अपने सैंपल को ट्रीट करते हैं तो जो टिश्यू मटेरियल है वो डिसॉल्व हो जाता है और हमें साफ साफ हमारा फंगल हाइपी दिखता है और हम उससे पहचान सकते हैं कि ये कौन सा फंगल स्पीसीज है, ठीक है। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है इंडियाइंग प्रिपरेशन। इंडियाइंग मतलब क्या करता है, ये एक तरीके जो बैकग्राउंड है उसको ब्लैक कर देता है और उसके ऊपर जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको वो व्हाइट कलर का या फिर बिल्कुल ही एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है इंडियाइंग, ठीक है, और उससे हम फंगल स्पीसीज को देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। नाउ ये कुछ तरीके दिए गए हैं मेथड, उनका प्राइमरी यूज पर्टिकुलरली वो किस लिए यूज होता है और उससे हम कैसे फंगल स्पीसीज को विजुअलाइज करते हैं और उनके थोड़े बहुत अगर डिसएडवांटेजेस भी है तो वो क्या है, जैसे कि एसिड फास्ट स्टेन एंड पार्शियल एसिड फास्ट स्टेन। ये तरीका हमने देखा था कि ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए यूज होता है, बट हम इस तरीके को फंगस को स्टेन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जनरली हम डिटेक्शन ऑफ माइकोबैक्टीरिया एंड नोकार्डिया रिस्पेक्टिवली इनके लिए यूज करते हैं, बट इससे हम डिटेक्ट नोकार्डिया एंड सम आइसोलेट्स ऑफ बी डर्मेटिटाइटिस, इससे हम ये वाले फंगस को बी डर्मेटिटाइटिस इसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि टिश्यू होमोजेनेट्स आर डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व बिकॉज ऑफ बैकग्राउंड स्टेनिंग। इसमें जो टिश्यू है, जो बैकग्राउंड स्टेनिंग का मतलब होता है कि जो टिश्यू जिसके अंदर आपका फंगस है वो भी कई बार स्टेन ले लेता है, तो इसलिए इसकी वजह से ना जो बैकग्राउंड है और जो आपका सैंपल है उसमें डिस्टिंग्विश करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, एक इसका ये डिसएडवांटेज है। अदरवाइज ये मेथड भी यूज होता है लेबोरेटरी से फंगल हाइफी या फंगल स्पोर्स को विजुअलाइज करने के लिए। दूसरा जो मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ज्यादातर यूज होता है कैल्कोफ्लोराइड, ठीक है, ये फंगस को डिटेक्ट करने के लिए ही बना है। इसमें क्या होता है, कैन बी मिक्स विद KOH, कैल्कोफ्लोराइड में KOH भी कई बार हम मिला देते हैं कि हमारा टिश्यू जो है वो डिसॉल्व हो जाए, सो दैट वी कैन हैव लेस बैकग्राउंड नॉइज, बैकग्राउंड जो टिश्यूज है वो सब हट जाए, ठीक है। डिटेक्ट फंगस रैपिडली बिकॉज ऑफ ब्राइट फ्लोरेसेंस, एक ब्राइट चमकीला सा फ्लोरेसेंस देता है ये, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि आपका जो माइक्रोस्कोप है जिसके नीचे आप विजुअलाइज कर रहे हो
उसके अंदर भी फ्लोरेसेंस लाइट को डिटेक्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। बेसिकली वो माइक्रोस्कोप फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप होना चाहिए, ठीक है। सो रिक्वायर्स यूज ऑफ फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। तो ये फ्लोरेसेंस डाई होती है कैल्कोफ्लोर व्हाइट, इसके लिए फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, ठीक है। बस इसका यही डिसएडवांटेज है। ग्राम स्टेनिंग जनरली हम डिटेक्शन ऑफ बैक्टीरिया के लिए यूज करते हैं, बट विल डिटेक्ट मोस्ट फंगाई इफ प्रेजेंट इन द स्पेसिमेन। बट ये बहुत सारी फंगस भी ये स्टेन लेती है, ग्राम स्टेन लेती है, ठीक है। सम फंगाई स्टेन वीकली, लेकिन इसका डिसएडवांटेज है कि कुछ फंगस जैसे कि क्रिप्टोकोकस स्पीसीज ये थोड़ा लेस स्टेन लेती है। जो तीसरा मेथड है, चौथा, वो है इंडिया इंक। ये डिटेक्शन ऑफ क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस इन CSF के लिए यूज होता है। इफ प्रेजेंट इज डायग्नोसिस ऑफ क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो मेनिंजाइटिस के फंगस क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस को डिटेक्ट करने के लिए इसका बहुत ज्यादा एडवांटेज है इंडिया इंक का, ठीक है। ये बैकग्राउंड को ब्लैक कर देती है और जो सरफेस है आपका उसको व्हाइट या फ्लोरेसेंट की तरह दिखाती है, ब्राइट कर देती है, ठीक है। एंड पॉजिटिव इन लेस देन 50% ऑफ केसेस ऑफ मेनिंजाइटिस, नॉट सेंसिटिव फॉर नॉन HIV मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो इसके डिसएडवांटेज है कि इसका 50% रिजल्ट जो है वो केवल वही पॉजिटिव दिखते हैं, अदरवाइज वो फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट भी देता है, ठीक है। तो अब कुछ और मेथड है जो कि हम डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक मेथड के अंदर ही आते हैं, वो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कि हमने अभी बात की। इसमें है कि क्लियरिंग ऑफ स्पेसिमेन टू मेक फंगाई मोर रेडिली विजिबल। जो स्पेसिमेन है जहाँ से हमने लिया है उन टिश्यूज को हटा देता है, डिसॉल्व कर देता है। रैपिड डिटेक्शन ऑफ फंगल एलिमेंट्स। डिसएडवांटेज क्या है? क्लियरिंग ऑफ सम स्पेसिमेन में टेक आवर्स, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड सिंस बैकग्राउंड आर्टिफैक्ट्स आर ऑफन कंफ्यूजिंग। तो जो करने वाला जो मैन पावर है, जो टेक्नीशियन है, उसको बहुत ज़्यादा ट्रेन होना पड़ेगा ये डिस्टिंग्विश करने के लिए कि जो हम देख रहे हैं वो फंगल का हाइफी है या वो बैकग्राउंड नॉइज है, यानी कि वो जिससे टिश्यू लिया गया है वो टिश्यू की सेल्स तो नहीं है कहीं जिसको हम विजुअलाइज कर रहे हैं, वो फंगस समझ रहे हैं। तो ये चीज़ एक्सपीरियंस के साथ ही आएगी। और मिथानामीन सिल्वर स्टेन भी यूज कर सकते हैं, ये भी डिटेक्शन इन फंगल इन हिस्टोलॉजिक सेक्शन के लिए यूज होता है। बेस्ट स्टेन टू डिटेक्ट फंगल एलिमेंट्स रिक्वायर स्पेशलाइज्ड स्टेनिंग मेथड, इसका एक डिसएडवांटेज है। दूसरा तरीका है जो अगला तरीका है वो पीरियोडिक एसिड स्ट्रिप्स या PAS स्टेन जिसको हम कह सकते हैं, जो भी फंगल डिटेक्शन के लिए ही बना है। स्टेन फंगल एलिमेंट्स वेल हाइफी और मोल्ड्स एंड यीस्ट कैन बी रेडिली डिस्टिंग्विश। तो इसमें हाइफी, यीस्ट एंड मोल्ड्स को हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेन है। नाउ राइट स्ट्रेन एग्जामिनेशन ऑफ बोन मैरो और पेरिफेरल ब्लड सैंपल्स के लिए यूज होता है। डिटेक्ट एच कैप्सुलेटो एंड सी नियोफॉर्मेंस, राइट। तो इस तरीके से ये कुछ डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन बेस्ड मेथड है जिसको कि हम यूज कर सकते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ फंगल स्पीसीज। नाउ दूसरा जो तरीका है फंगल स्पीसीज को डिटेक्ट करने का वो है कल्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हम ऑर्गेनिज्म को कल्चर कर सकते हैं, मतलब मीडिया में उगा सकते हैं। बट इसका एक डिसएडवांटेज है कि कल्चर करने में बहुत सारे फंगल स्पीसीज बहुत स्लो ग्रोइंग होते हैं, उनको कल्चर करने में 4 से 5 या हफ्ता या 10 दिन या 15 दिन भी कई बार लग जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई नई फंगल स्पीसीज होती है तो हम उसके लिए जो मीडिया होता है वो कई बार हम बेहतर नहीं बना पाते हैं या हमें पता नहीं रहता कि एग्जैक्टली किस तरह का pH इसको चाहिए, तो इसलिए इसमें कई बार बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, ठीक है। अदरवाइज कल्चर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कल्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, मतलब ये सबसे अच्छा तरीका है किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करने का, बट इट इज टाइम कंज्यूमिंग, बस इतना ही इसका डिसएडवांटेज है। अदरवाइज हम जितने भी डिटेक्शन मेथड हैं उन सबको कंफर्म करने के लिए एज ए गोल्ड स्टैंडर्ड हम कल्चर बेस्ड मेथड को ही यूज करते हैं, ठीक है। सो कल्चर फ्रॉम ए क्लिनिकल सैंपल इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब सबसे बेहतर, गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ फंगल इन्फेक्शन। Culture has the advantage of yielding in the specific etiological agent if positive. Moreover, culture allows for susceptibility of testing. तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पे कल्चर है, उसको ऊपर से ये अप है, ये डाउन है, ये अप साइड है, ये डाउन साइड, ये एक ही कल्चर है, ठीक है। कल्चर ऑफ
हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। तो ये एसटीए अगार के ऊपर है और इस तरह से इसका कल्चर दिखता है। तो अगर इस तरह का कल्चर आपके स्पेसिमेन में है तो हम उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये वाला फंगस है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स मॉर्फोलॉजी एंड हाइपरफोन। फाइन। नाउ कल्चर मेथड ऑल्सो डू हैव सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस। इनकी लिमिटेशंस भी वही होती है जैसे मैंने आपको बताया, इट मे टेक डेज to obtain culture results which impair prompt and effective treatment। खासकर मेडिकल सेटअप में, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस की रिपोर्ट चाहिए ताकि हम जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट शुरू कर सकें, तो इसके लिए ये एक रुकावट है क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है। एंड द सेंसिटिविटी ऑफ द कल्चर वेरीज विद डिजीज। और एक चीज़ इसमें और जो डिसएडवांटेज है कि कल्चर की सेंसिटिविटी डिपेंड करती है डिजीज टू डिजीज। जैसे कि ब्लड कल्चर में मिस 50% ऑफ द पेशेंट ऑफ डिसेमिनेटेड कैंडिडाइटिस, तो 50% रिजल्ट हो सकता है उसमें वो कल्चर ग्रो ही ना करे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। इट इज ऑल्सो कॉम्प्लिकेटेड बाय द बायोसेफ्टी हजार्ड एसोसिएटेड विद द कल्चर ऑफ द बाइसीलियम। अगर हम किसी कल्चर को ग्रो कर रहे हैं तो वहाँ पे एक डिसएडवांटेज ये रहता है कि अगर हम किसी डिजीज कॉजिंग फंगस को लेबोरेटरी में ग्रो कर रहे हैं तो उसके स्पोर्स अगर ग्रो करेंगे तो जो पर्सन उसको ऑपरेट कर रहा है, देख रहा है, वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। उस फंगस का इन्फेक्शन पूरे लैब में फैल सकता है, पूरे हॉस्पिटल में फैल सकता है। तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है कल्चर बेस्ड मेथड का कि इसकी जो फिर हैंडलिंग है वो बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि फंगल के स्पोर्स जो है जनरली वो बहुत इजीली एयर में आ जाते हैं उड़ के, क्योंकि बहुत हल्के होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट कॉटनी टच होता है, तो वो उड़ के आ जाते हैं। तो उससे जो टेक्नीशियन है या अदर स्टाफ है वो भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है। नाउ फंगस को ग्रो करने के लिए जो फ्रीक्वेंटली मीडिया यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं सेबॉड डेक्सट्रोज अगार या एसटीए अगार। एक और है पोटैटो डेक्सट्रोज अगार पीडीए, वो भी यूज करते हैं, which facilitates the appearance of slow growing fungi by inhibiting the growth of bacteria। इस अगार के ऊपर बैक्टीरिया नहीं जल्दी ग्रो करता है, ये इसके ऊपर फंगस ही ग्रो करता है क्योंकि इसका पीएच जो है इस अगार का वो काफी लो होता है और फंगस जो है वो लो पीएच पे ग्रो करते हैं। ठीक है। इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ इज ड्यू टू द लो पीएच ऑफ द मीडियम एंड यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो इस अगार में हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं ताकि बैक्टीरिया ना ग्रो करके जो फंगल स्पीसीज है वही ग्रो करें। ठीक है। कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइसोलेट एंड द नेचर ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स माइसीलियम आर समटाइम्स सफिशिएंट टू आइडेंटिफाई द कॉमन पैथोजन, but identification of less common fungi that may cause opportunistic infections require a high level of expertise on the part of laboratory personnel। तो कल्चर बेस्ड मेथड में भी लेबोरेटरी पर्सनल की एक्सपर्टीज भी काफी मायने रखती है। ठीक है। नाउ तीसरा जो तरीका है एंटीजन डिटेक्शन मेथड, उसमें हम क्या करते हैं, फंगल पॉलीसैकेराइड। जब किसी भी पर्सन को कोई भी फंगल इन्फेक्शन होता है तो फंगल पॉलीसैकेराइड्स और प्रोटीन्स may be shared into body fluids during the course of infection which can be detected using specific antibodies। तो जब किसी पर्सन को कोई फंगल इन्फेक्शन होता है तो उस फंगस की कोई प्रोटीन या कोई पॉलीसैकेराइड उसके ब्लड में आ जाती है जिसको कि हम स्पेसिफिक एंटीबॉडीज की मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ केयर डिवाइसेस, PCOD, पॉइंट ऑफ केयर डिवाइसेस। ठीक है। तो इन क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस द प्रेजेंस ऑफ पॉलीसैकेराइड कैप्सुलर एंटीजन ऑफ क्रिप्टोकोकल नियोफॉर्मिस इज द इन द स्पाइनल फ्लूइड कैन बी डिटेक्टेड बाय द लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट। ठीक है, एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट ये होता है, या इसको आप अलाइजा जो मेथड होता है अलाइजा, वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है एंटीजन डिटेक्शन किट में। ठीक है, कि हम स्पेसिफिक एंटीबॉडी से इस एंटीजन को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो immunoassays have also been developed for the detection of kleptomania from B dermatitis and C emittences in urine and other body fluids। तो हम इसमें यूरिन और बाकी बॉडी की अदर फ्लूइड जैसे कि सीरम या हम कह सकते हैं कि सलाइवा, इन सबको यूज करके कई बार फंगल इन्फेक्शन को डिटेक्ट करते हैं। नाउ एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ एंटीजन डिटेक्शन किट की भी कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सो एज एंटीजन
can be shed from a local site of infection to a body fluid such as blood or urine. Antigen detection tests help to avoid highly invasive sample collection. Circulating or urinary antigen functions as a surrogate for the actual presence of the pathogen. तो एक तो इनका फायदा ये है कि आपको मतलब कहीं से इंजेक्शन से खून नहीं निकालना पड़ता है, ठीक है, आप यूरिन से भी ले सकते हो, ठीक है। और जो बाकी एक तरीका है इसका एडवांटेज ये तो है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि लोकल इन्फेक्शन को ना बता करके ये पूरी बॉडी के इन्फेक्शन को बताता है, ठीक है। इसका एक ये डिसएडवांटेज है, अगर मुझे हाथ में कहीं पे इन्फेक्शन हुआ है तो इट माइट नॉट गेट डिटेक्टेड इनटू ब्लड, ठीक है, तो वहां से तो मुझे टिश्यू स्क्रैपिंग ही लेनी पड़ेगी, राइट। नाउ एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट मेथड आर इनएक्सपेंसिव, ये सस्ते होते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं, रैपिड होते हैं एंड कैपेबल ऑफ यूज बाय पर्सनल विद लिमिटेड ट्रेनिंग। तो कोई पर्सन जिसको बहुत ज्यादा नहीं भी आता है कुछ लेबोरेटरी में, वो किट बेस्ड मेथड जनरली जो ये आप कह सकते हो कि एंटीजन डिटेक्शन मेथड्स होते हैं किट बेस्ड होते हैं, तो इसको जो पर्सन ऑपरेट कर रहा है उसको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा स्किल सेट की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी इसको ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। DIY टाइप से होते हैं, डू इट योरसेल्फ किट टाइप से ये डिज़ाइन किए जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन द क्लिनिकल नीड इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस अ टेस्ट विद अ ब्रॉड और अ वेरी लिमिटेड स्पेसिफिसिटी बाय जुडिशियस यूज ऑफ एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज, जिस तरह की एंटीबॉडीज लोगे, जितना स्पेसिफिक लोगे, जितना सेंसिटिव एंटीबॉडी लोगे, ठीक है, या तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ले लो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बनाना है, स्पेसिफिक बनाना है, या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बनाना है तो पोलोक्लोनल एंटीबॉडी ले लो। तो इस तरीके से आप एंटीबॉडीज के साथ प्ले करके अपने टेस्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं, इसकी ये एडवांटेज है। सो मेजर लिमिटेशन ऑफ एंटीजन टेस्ट इज द नीड टू आइडेंटिफाई एंटीजन सरोगेट्स फॉर द इन्फेक्शन। तो इसमें क्या है, क्रॉस रिएक्टिविटी हो सकती है, जैसे कि बहुत सारे एंटीजन एक जैसे प्रोटीन या एक जैसे मॉलिक्यूल सिक्रीट करते हैं। सो यस, आप किसी खास एंटीजन को डिटेक्ट करना चाहते हो बट रिजल्ट आपका पॉजिटिव आ रहा है, बट वो एंटीजन ना हो कि कोई और फंगल स्पीसीज हो, तो इसमें क्रॉस रिएक्टिविटी की एक प्रॉब्लम आ सकती है। नाउ सीरोलॉजिकल टेस्ट, सीरोलॉजिकल टेस्ट में हम जो ये हमारा चौथा तरीका है फंगल इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने का, उसमें हम क्या करते हैं कि जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आता है तो उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी भी फाइट करती है, और उस फाइट के दौरान हमारी बॉडी बहुत सारी एंटीबॉडी उस पर्टिकुलर एंटीजन या फंगल स्पीसीज के अगेंस्ट में हमारी एंटीबॉडी हमारी बॉडी बनाती है। तो इस एंटीबॉडी को डिटेक्ट करके कि हमारा जो कितना ज़्यादा अमाउंट पे हमारी एंटीबॉडी है हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, सीरम के अंदर, तो उससे हम पता कर सकते हैं, एक इनडायरेक्ट मेथड है ये, कि हमें कोई फंगल इन्फेक्शन है या नहीं है, ठीक है। सीरोलॉजी इज ऑफ ग्रेटेस्ट वैल्यू इन द डायग्नोसिस ऑफ एंडेमिक माइकोसिस। टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज इन द पेशेंट सीरम और स्पाइनल फ्लूइड are useful in diagnosis systemic mycosis। तो बेसिकली सिस्टेमिक माइकोसिस जो पूरी बॉडी में फैले रहता है उसके डिटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं, बट लेस सो इन डायग्नोसिस अदर फंगल इन्फेक्शन। In case of bacteriologic and viral serologic testing, a significant rise in the antibody titer must be observed to confirm a diagnosis. Available test methods include immunodiffusion assay, complement fixation, and enzyme immunoassay. Serologic methods are useful for the diagnosis of coccidiomycosis and histoplasmosis and blastomycosis. Now, इसके भी कुछ limitations हो सकते हैं और कुछ advantages भी हो सकते हैं। So, advantages of use of serological testing for diagnosis of invasive fungal infection. Results may be positive when culture results are negative. तो culture रिजल्ट भी कई बार नेगेटिव होते हैं, मीन्स कल्चर बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा है ग्रो होने में, लेकिन आपने सीरोलॉजिकल टेस्टिंग के थ्रू बहुत जल्दी 1 या 2 दिन में ही पता लगा लिया कि कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। सो रिजल्ट में भी पॉजिटिव एंड कल्चर रिजल्ट्स आर नेगेटिव और सैंपल्स आर डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। कई बार सैंपल हम नहीं ले पाते हैं बॉडी से, क्योंकि वो ऐसी जगह उसकी लोकेशन होती है कि इट इज़ वेरी हार्ड टू टेक अ सैंपल, कि बहुत डीप रूटेड है माइकोसिस इन्फेक्शन।
तो हम वहाँ से सैंपल कैसे ले सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा उसमें नुकसान, ब्लड लॉस हो सकता है. सो वी डू सीरोलॉजिकल टेस्टिंग इन दोज केसेस, राइट. नाउ इफ पॉजिटिव, serological results may reduce the need for culture of potentially hazardous fungus. अगर serological testing में ही हमको पता लग गया कि कोई hazardous fungal infection है, तो हम उसको कल्चर नहीं करेंगे, बिकॉज कल्चर करने से फिर से वही बात आ जाएगी कि वो टेक्नीशियन और जो मैन उसको ऑपरेट करे उसमें भी वो, और हॉस्पिटल में भी, तो ये hazardous fungus को ग्रो करना सेफ ऑप्शन नहीं होता है. अगर सीरोलॉजिकल टेस्टिंग से ही हमें पता लग जा रहा है तो ये बहुत अच्छा है. तो जो हजारस फंगस है उसको ग्रो करने से हम बच जाएंगे, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कॉक्सीडियोलाइटिस स्पीसीज. सीरोलॉजी रिक्वायर्स मिनिमली इन्वेसिव सैंपल विच लोअर्स बैरियर्स ऑफ टेस्टिंग. तो सीरोलॉजिकल टेस्टिंग में हमें सिर्फ ब्लड निकालना होता है और सीरम से हमें एंटीबॉडी को देखना होता है. तो ये एक तरीके से बहुत लेस इन्वेसिव टेक्नोलॉजी है और इसका ये सबसे बड़ा एडवांटेज है. लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं या लूप होल्स भी हैं जिसको कि हमें ओवरकम करना अभी बाकी है. वो क्या है? लो लेवल्स ऑफ सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी. क्योंकि हम ये सीरम से लेते हैं तो जब हम डिटेक्ट करते हैं तो एक सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी की प्रॉब्लम रहती है कि यही फंगस है या फंगल इन्फेक्शन है, लेकिन हमें रिजल्ट बता रहा है कि कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं है. मतलब एंटीबॉडी बनी है वो कम अमाउंट पे बन सकती है, कई बार कम बनती है, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स उतना तगड़ा नहीं होता है जितना कि होना चाहिए, ठीक है. तो एंटीबॉडी कम अमाउंट में बनती है और जब तक बनती है तब तक बहुत देर हो जाती है. तो ये चीज़ हो सकता है कि सेंसिटिविटी का इशू. स्पेसिफिसिटी मतलब अगर एंटीबॉडी है भी तो इट इज ड्यू टू दिस काइंड ऑफ फंगल इन्फेक्शन, ए इन्फेक्शन और बी इन्फेक्शन और सी इन्फेक्शन. तो स्पेसिफिकली हम कह नहीं सकते कई बार कई केसेस में. तो एक ये प्रॉब्लम रहती है कि लो लेवल्स ऑफ सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी. सो अ नेगेटिव सीरोलॉजिकल टेस्ट शुड नॉट इंक्लूड द प्रेजेंस ऑफ फंगल इन्फेक्शन. Some tests, particularly complement fixation, are time-consuming and require trained personnel. Immunocompromised patients may show a reduced antibody response, reducing the value of serological assay. तो जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं उनके अंदर कम एंटीबॉडी बनती है, ठीक है. सो डिफिकल्टी इन इंटरप्रिटेशन ऑफ सीरोलॉजिकल रिजल्ट. अब इनके रिजल्ट को इंटरप्रिटेट करने के लिए में भी थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है. कैसे? इनएबिलिटी ऑफ सीरोलॉजी दैट मेजर्स IgG. जो सीरोलॉजी टेस्टिंग में हम बेसिकली IgG का टाइटर लेते हैं, ठीक है, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन करंट और प्रीवियस इन्फेक्शन. तो ये IgG जो बढ़ा हुआ है वो रीसेंट इन्फेक्शन की वजह से या पहले जो हुआ है बॉडी में कभी बहुत पुराना इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन नया है या इन्फेक्शन पुराना, ये डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल है, ठीक है. सो डिटेक्शन ऑफ IgM यूजफुल इन डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट फंगल इन्फेक्शन. तो अगर IgM आ रहा है तो एक्यूट फंगल इन्फेक्शन हो सकता है. फॉल्स पॉजिटिव में अकर विद सम टेस्ट इन द सेटिंग ऑफ अदर. कुछ रिजल्ट में फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी आ सकते हैं, मतलब कि इन्फेक्शन नहीं है लेकिन फिर भी हमें लग रहा है कि रिजल्ट बता रहे हैं कि इन्फेक्शन है, ठीक है. जो पांचवा तरीका आता है वो है मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक मेथड. ये मेथड जो है सारे मेथड से सबसे ज्यादा फुल प्रूफ माने जाते हैं क्योंकि इसमें हम DNA को यूज करते हैं जो कि एक बहुत ही ज्यादा एक कह सकते हो कि बहुत ही स्पेसिफिक और कंफर्मेटरी टूल है किसी भी चीज को डायग्नोज करने के लिए, ठीक है. सो यूज ऑफ मॉडर्न मॉलिक्यूलर टूल्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंगल पैथोजन इज राइजिंग रैपिडली. मॉलिक्यूलर टूल्स में मतलब DNA को हम यूज करते हैं, यानी कि DNA जो हमारा फंगस है, फंगस का भी एक DNA होता है, उस DNA के अगेंस्ट में हम इस फंगस का DNA आइसोलेट करके इस फंगस के DNA को हम PCR में एम्पलीफाई करते हैं. अगर एम्पलीफिकेशन हो जाता है तो हम कहते हैं कि यस फंगल डिजीज इज देयर. अगर एम्पलीफिकेशन नहीं होता तो हम कहते हैं फंगल स्पीसीज इज नॉट देयर. तो इसमें भी दो तरीके से हम कर सकते हैं, नॉन कल्चर बेस्ड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक मेथड एंड कल्चर बेस्ड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक मेथड. तो अगर कल्चर नहीं करना है, कोई स्पेसिमेन हमने लिया, कोई सैंपल लिया जिसको कि हम कल्चर नहीं करना चाहते हैं, तो हम डायरेक्ट उसको PCR रिएक्शन में लगा करके वहां से एम्पलीफाई करके देख सकते हैं. कई बार हमें जो सैंपल मिलता है वो इतना कम अमाउंट में होता है कि हमें पहले उसको कई बार लैब में ग्रो कराना पड़ता है, ठीक है. तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये कल्चर बेस्ड है. इफ द टेम्पलेट न्यूक्लिक एसिड इज अवेलेबल इन पेशेंट स्पेसिमेन तो उसको हम फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से एम्पलीफाई करते हैं. तो ये
5 मेथड है जिसको कि यूज़ करके आप किसी भी फंगल इन्फेक्शन का पता लगा सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ यू फाइंड डिफिकल्टी इन like understanding any of the topics or any of the points in this video, you can ask me your question by commenting below this video. Thank you so much.